नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्जाम था और तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% जो तृतीय पाली में आया था वही प्रश्न है, कोई भी प्रश्न फेक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न फेक है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, किस प्रधानमंत्री को भारतीय इतिहास का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास का भीष्म पितामह जो है अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है भारतीय इतिहास का भीष्म पितामह कहा जाता है। बात करें जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, इसका नाम बदलकर अब अटल दर्रा कर दिया गया है। तो इनके नाम से रिगार्ड में आप इसे याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। रिपीट किया हुआ प्रश्न है और सभी जानते हैं, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है ये। तो हॉकी के खेल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, साथ ही साथ हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, इन तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद बेसबॉल की बात करें तो 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये जो बॉल वाली फॉर्म है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल, यहाँ से जो है खिलाड़ियों की पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत के लोकपाल के रूप में कौन नियुक्त है। सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट किया गया क्वेश्चन। तो प्रदीप कुमार मोहंती जो है ये पिनाकी चंद्र घोष का जो है स्थान लिए हैं और वर्तमान में भारत का लोकपाल है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, पीसी घोष प्रथम लोकपाल हुए थे भारत के। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है। वहां पे 4 आर्टिकल का जो है नाम दिया गया था। तो आर्टिकल 52 जो है ये राष्ट्रपति के होने से जो है तात्पर्य रखता है। आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करें राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है, ये आर्टिकल 72 में वर्णित है। 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति संबंधित जो है आर्टिकल है, जिसमें 61 में जो है महाभियोग है, जो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का जो समय से पहले भंग किया जाता है किसी विशेष परिस्थिति में, यह अनुच्छेद 85 के तहत कर पाते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो जारी होता है ये आर्टिकल 123 के तहत होता है। तो आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आप एक प्रश्न रख लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आज के ही आप तीनों शिफ्ट को उठा लीजिए तो अधिकांश क्वेश्चन जो है कोरिलेट करके पूछा जा रहा है कि इस शिफ्ट में हो सकता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछ दिया, अगले शिफ्ट में राष्ट्रपति से संबंधित क्षमादान का अनुच्छेद पूछ देगा। तो इस प्रकार से एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे दे दिया जाएगा। एक प्रश्न आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। कौन सा प्रश्न था, तो ये जेनेवा में है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसी कारण से विश्व भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी पर जो स्थित है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो कोरिलेशन यही होती है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर से नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से होती है। ये उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होती है और ये जो है अरब सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है नर्मदा नदी के साथ ही साथ इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि ऊंट का सामान्य गर्भकाल कितने समय का होता है। अगर आप स्पीडी बुक फॉलो करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं तो अवश्य करते होंगे, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन छपा है। तो 12 से 15 महीना जो है ऊंट का सामान्य में गर्भकाल का समय होता है। अब ऊंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। साथ ही साथ ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनके लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये अपवाद है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। एक प्रश्न आया था हिस्ट्री से, भूदान आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे। यूं कहे तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार जो भारतीय प्राप्त करता है ये भी आचार्य विनोबा भावे को ही प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो बात करें कहाँ की सरकार देती है, तो फिलीपींस की सरकार देती है उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पे। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों फ्रांस सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है ये एक से अधिक भारतीय को दिया गया है, लेकिन लेटेस्ट में और एक ही ऑप्शन था शशि थरूर को भी दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर शशि थरूर करके आना था। बात करें इनके पुस्तक काफी फेमस है एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था करंट सेक्शन से कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता जो है ये राफेल नडाल है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए अगर पूछा जाए कि महिला एकल के विजेता कौन रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का, तो एश्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं और ये संन्यास की भी घोषणा कर चुकी हैं, जो वर्तमान समय में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और ये संन्यास की भी घोषणा कर चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं ग्रैंड स्लैम में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है जो वर्ष के शुरुआत में खेली जाती है, उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन जो द्वितीय तिमाही में खेले जाते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर आता है विंबलडन का और चौथा स्थान आता है अमेरिकन ओपन का। ये 4 महाकुंभ ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ से कोर्ट पूछा जाता है, तो विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पे खेला जाता है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और अमेरिकन ओपन है ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ से आप जानकारी रख लेंगे, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक प्रश्न आया था जनगणना से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया आपने। एसएससी एमटीएस देखा, एसएससी फेज 10 देखा, यहाँ से जनगणना कॉमन था और आज इन्होंने थर्ड शिफ्ट में जो है जनगणना से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी। कॉमन सी बात है और सिंपल सी लॉजिक है कि भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट जो बोलने जाने वाली भाषा है ये है बांग्ला। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब जनगणना 2011 से कुछ बातें हैं, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, मात्र 17 व्यक्ति पर हेड पर किलोमीटर, माफ कीजिएगा। और सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, सबसे कम साक्षरता बिहार की है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में होती है लॉर्ड मेयो के समय में, और 1881 से ये रिपन के समय से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर कराई जा रही है। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी और लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। हालांकि 2021 में जो है प्रस्तावित है, लेकिन पेंडेमिक के कारण ये अभी तक नहीं हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन के किस लिए जो है आवश्यक होती है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है, मैं आपको याद दिलाता चलूंगा। तो विटामिन के जो है ये आवश्यक है ब्लड को क्लोट होने के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए। इसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी की ब्लेड से थोड़ी सी हार्ट कर जाए तो खून बंद नहीं होगी अगर विटामिन के की कमी है तो। एक प्रश्न आता है कि मलेरिया की दवाई कुनैन जो है किस वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है कुनैन। मलेरिया रोग होती है जिसमें तेज बुखार आती है और मलेरिया के खोजकर्ता कौन है पता लगाने वाला? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होती है और किसके द्वारा होती है बात करें तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है जो अमीबा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एड्स की बीमारी किस वायरस के कारण होती है। तो एचआईवी वायरस के कारण होती है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि एलिसा टेस्ट क्या होता है। तो आज जो है तीनों शिफ्ट में एआईडीएस एड्स से क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट में एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आई होप आपको जो है एड्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। साथ ही साथ 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन छप सकती है। एक प्रश्न आता दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। सिंपल सा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक रीजनिंग का प्रश्न आता है। एक बच्चा ने बताया कि 14 14 17 85 92 इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। मैंने भी थोड़ा सा इसमें टाइम लिया लेकिन मैं देखा तो बाद में बन गया। 14 गुने 1 है और प्लस 5 है, फिर 17 गुने 5 है और प्लस 7 है। अब 2 2 का चलता है तो 1 से 5, 5 से 9 हो जाएगा। 92 गुने 9 करेंगे और 9 दूनी का हाथ में 1, 9 81 और 1 82। तो 828 जो ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर मतलब था। एक प्रश्न आया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था
कि 279 आर्टिकल और 48 आर्टिकल संविधान से। यहाँ पे आर्टिकल 52 पूछा गया और यहाँ पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संशोधन था, एमेंडेशन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है, अमेंडमेंट, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बात करें पंचायती राज की संबंधित अनुच्छेद जो है ये 40 हमने पहले बता दिया था। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अनिल संघवी समिति, ये सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। साथ ही साथ भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी से राजस्थान के नागौर से हुई थी। तो इतना बात आपको मोटे मोटे तौर पे पंचायती राज व्यवस्था से जरूर याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस खेल क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? नो ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन इनका मालूम है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में इस बार भी बात करें तो 33 या 35 आदमी को पद्मश्री दिया गया है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन अगर होगा तो आंसर हो जाएगा। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि सबसे फेमस जो है अवनी लेखरा, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है और काफी मेडल भी जीती और काफी फेमस है, राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो अवनी लेखरा हो सकता है, अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत सरकार की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। एक प्रश्न आया था कि कशेरकी दंड की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए मैंने पूरा मसाला जो है यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हैं, आने वाले शिफ्ट में आपको काम आएगी। तो कशेरकी दंड की संख्या जो है मानव के अंदर ये 33 होती है। बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए, अगर पूछा जाए कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मानव के अंदर, तो 639 होती है, कहीं कहीं 640 भी लिखता है, तो आप 639 मान के चलिए। पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। यही हड्डियों की संख्या नवजात में 300 तक भी हो सकती है, तो इस बात पे ध्यान नहीं देना है। साथ ही साथ अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके ग्रुप डी का, तो एनालिसिस आप निरंतर फॉलो करिए। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।